नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे उभरती हुई युवा लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की कहानी एक थी लीलन। मनीषा जी कहानियों में विषयगत वैविध्य की ऐसी प्रखर युवा लेखिका हैं जो समकालीनों में अलग से पहचानी जाती हैं। मनीषा जी की कहानियों में दर्शन और विचार की गहराई है। उनकी कहानियों में एक तरह के खुलेपन का आग्रह भी मिलता है जो जड़ता से बाहर निकलकर तर्क संगत विचार की पैरवी करता है। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी एक थी लीलन। किर्र क्रंच चर्र, बुझती हुई शाम में दरवाजा खुलने की यह आवाज मेरे ठंडे वजूद को भी सिहरा देती है। इस आवाज से मेरी उंगलियां कुतरते हुए चूहे चिचियाकर इधर उधर भागते हैं। बल्ब की पीली मरियल रोशनी का वृत्त मुझ पर गिरता है। छोटे छोटे कीट पतंगे बल्ब के चारों तरफ तुरंत आकर भिनभिनाने लगते हैं, जिनकी चरचराहट इस घुटे हुए कमरे में आते जाते शरीरों की सरसराहट से कहीं ज्यादा भली लगती है। मेरे चारों तरफ की दीवारें, जिनका जगह जगह से पलस्तर उखड़ा हुआ है, हरे रंग की हैं। यहाँ टेबल पर पड़ी हुई मैं हूँ। कोई दूर से रोती हुई आवाज आती है जिसे मैं चाहकर भी नहीं पहचानना चाहती, और वह आवाज मेरे पास आकर सहम जाती है। एक खामोशी छा जाती है। एक भद्दा चेहरा और बदबूदार मुंह मेरे ऊपर तैरता है, लगातार बोलता हुआ। मेरे जिस्म से खून भरी चादर झटके से उतार देता है। मेरे गोपनीय अंग उघड़ जाते हैं। एक पहचानी सी मगर धुंधली मादा आकृति, जिसने मुंह ढांप रखा है, चिहुक कर गर्दन हिलाती है और झपाटे में दरवाजे से निकल जाती है। पहचान की एक सिसकी पीछे छूट जाती है। एक बूढ़ी नर आकृति सर हिलाती है और मेरे जिस्म पर मुंह तक चादर ढक देती है। एक खाकी वर्दी डंडे से मेरी पगथलियों पर ठक ठक करती है। वह भद्दा चेहरा मुझ पर अपने तीखे औजार रखकर जेब से शराब की बोतल निकालता है। मैं एक बार और मर जाती हूँ। भद्दे आदमी की आवाज मुझे परेशान करती है। आप कहोगे ड्यूटी पर शराब? यह ड्यूटी शराब पीकर ही हो सकती है सब इंस्पेक्टर साहब। देखा, साले साफ नट गए कि ये लाश उनके परिवार की है। हो भी सकता है उनकी नहीं हो, मगर साहब किसी की तो है। जवान छोकरियों की लाशें भी बोझ। साले माँ क्रियाक्रम का पैसा भी बचा लेते हैं। इस बदबू ने अब मेरा दिमाग खोखला कर दिया है। इसे मरे हुए आज छठा दिन है। साला कोई शिनाख्त के लिए नहीं आया, जबकि आसपास के गांव से 4 छोकरियां गायब हैं। सर्दियां हैं, वरना कीड़े पड़ गए होते। डॉक्टर साहब 7 बजे आएंगे। तब तक पेट चीर कर रखना होगा इसका। अभी बता दो कुछ इधर उधर करना हो। इसके अंदर रुई डालकर नाखून बालों के नमूने लेडी कांस्टेबल ले गई है। वही तो सबसे जरूरी है। डॉक्टर तो बाहरी अंदरूनी चोट जांचेगा। सब इंस्पेक्टर मेरी तरफ देखे बिना बस कोने में थूक कर बाहर निकल गया है। मेरा नंबर है 756, वही जो मेरी FIR का नंबर है। लाशों के नाम नहीं होते। अपनों के दिलों में जो बसती है वह स्मृतियां होती हैं, लाशें नहीं। उन स्मृतियों में चलते फिरते चलचित्रों में जिंदा लोगों के नाम होते हैं। मेरा पत्थर से कुचला हुआ चेहरा मेरे अपनों की यादों में अब दर्ज नहीं है। ऊपर को मुड़ी हुई अकड़ी कमर, फूला पेट, कटे स्तन उनको भीभत्स लगते हैं। मेरी विकृत नंगी लाश से वे मुंह फिरा लेते हैं और शिनाख्त नहीं करते। बाहर जाकर रोते हैं मेरी जिंदा याद में। उनकी यादों में मेरी तराशी देह, चिकनी सांवली त्वचा, बड़ी बड़ी आंखें हैं। कानों में झूलते गिलट के झुमके और गोल नाक में डली चांदी की बाली है। माँ कहा करती थी, तेरा शरीर बहुत अच्छा है, तेरा पति तुझे बहुत प्यार करेगा। मुझे ठीक तरह से नहीं याद कि कब मैं लाश में बदली। भीषण तकलीफों की नदी से तैरकर मैं यहां तक पहुंची हूं। मेरी आत्मा की आवाज सुनना चाहोगे तो उसमें केवल चीखें भरी हैं, क्योंकि मेरी आवाज को घोट दिया था।
यह तो मेरा दिमाग है जो मरकर भी नहीं मरा है। मैं बहुत धीरे धीरे 10 घंटों की तकलीफ के बाद मरी हूं। मैं आप में जुगुप्सा जगा रही हूं ना, लेकिन यह अच्छा है कि अब मैं गर्र गो करके कराह नहीं रही, शांत हूं। दर्द से पीछा छुड़ाकर सरपट भागने को आतुरात्मा की कल्पना नहीं कर सकते आप लोग। आपके लिए मैं एक सड़ा हुआ गोश्त भर हूं, जिसे सरेआम नंगा किया गया और फफेड़ा गया था। यह कंपाउंडर जो मुझे उलट पुलट कर गया है, निश्चित वह कर सकता है। उसने कई लाशें पोस्टमार्टम की हैं, हत्या, बलात्कार, एक्सीडेंट, जहर से मरे लोगों की। मगर मुझे देखकर उसकी भी हल्की सी चीख निकल पड़ी थी और बुरी तरह बड़बड़ाया था। उफ, यह साला क्या कर दिया। साले मादर, कर लेते जो करना था, कर करा के फेंक देते नहर में। नहीं मानती थी तो क्या साले हैवान बन जाओगे? पकड़े जाओगे हरामियों, पकड़े तो जाओगे। आजकल ये आदिवासी छोकरियां पहले की तरह नहीं कि जंगल में पकड़ लो तो मजबूरी में चुपचाप। अब ये थाने जाती हैं, लेकिन 2 अक्षर पढ़कर जगत की रीत बदलती है क्या? मैं खुद पढ़कर क्या कर रहा हूं? धंसी भद्दी लाशों के बीच ये देख देख कर भूख मर चुकी है, पेट की भी और नीचे की भी। धंसा चेहरा तो लकड़बग्घे भी चबा दे तो नहीं होता, सलीके से खाते हैं वो भी जिंदा आदमजात नहीं खाते, लाशें खाते हैं जो तुम मारकर छोड़ जाते। फिर डॉक्टर भेड़ का उसे जंगली जानवर का आक्रमण बना देता है। पीले पड़ चुके बदबूदार एप्रन को पहनता हुआ छोटे कद का मगर मोटा खिचड़ी बालों वाला कंपाउंडर मुंह में जर्दा लिए बड़बड़ाकर मुझे देख रहा था। और फिर उसकी आंखों में हल्का सा डर उभरा, क्योंकि मेरी एक आंख फटकर बाहर आ गई थी, दूसरी सूजन से बंद की बंद रह गई थी। मेरे गुनाहगारों को गालियां देते हुए कि उन्होंने उसका काम बढ़ा दिया है, वह मेरे निकट आया। मैं उसके हाथ के चाकू को छीनकर खुद को चीर फाड़ डालना चाहती थी, ताकि जो एक चेतना गुस्से की मुझ में बची है वह बाहर निकल जाए। मगर मेरे हाथ कटी टहनी से टेबल से लटके थे। बर्फ ने पिघलकर कमरे में कीच मचा रखी थी। उसने दर्द से एकदम धनुष बन गए मेरे शरीर को दम लगाकर 3-4 बार सीधा करने का प्रयास किया। हुआ, मगर थोड़ा ही हुआ। फिर उसने मेरी फटी छाती सिली। उसके बाद कोमलता से एक स्टील के चाकू से मेरी पसलियों के पास से नीचे नाभि तक चीमड़ हो चुकी खाल काटी और 2 हिस्सों में मेरा शरीर खोल दिया। मेरी फैली जांघों को समेटा, खून के थक्कों को पोंछा, मेरे लटके हाथ को टेबल पर रख दिया। मुझ पर नई सफेद चादर डाल दी, कमरे में अगरबत्ती जलाई। जाने उसे क्या सूझा कि उसने मेरे माथे पर कोमलता से हाथ फेर कर कहा, करम जली, भाग जाती। मेरा मन किया कि उस बूढ़े के कंधे पर सर रखकर आखिरी बार इंसानों की तरह बुक्का फाड़कर ही रो लूं। वह अपना काम खत्म कर डॉक्टर के इंतजार में बाहर चला गया। मुझे दुनिया और रोशनी से वंचित करते हुए दरवाजा फिर से बंद हो गया। अब मैं अकेली हूं, अपने शरीर में फिर अपने खिलते जलते घावों के बटनों को खोलती और मुक्त होने की कोशिश करती हुई। मेरा मांस विद्रोह करता है, लड़ो हमारे लिए, पलायन मत करो। लेकिन मुझे कौन सुनेगा? डॉक्टर नहीं आया। कंपाउंडर से फोन पर ही हाल सुनकर रिपोर्ट बना दी और मेरी लाश रात भर चिरी और खुली पड़ी रही। कमरे का सूखा अंधेरा मेरी लाश की रखवाली पर था। चूहे फिर आ गए थे और मेरी आंतों पर कूदते हुए मुझे गुदगुदा रहे थे। एक चूहे ने खेल खेल में मेरी छोटी आंत, जो कि बहुत ही लंबी होती है, बाहर खींच ली। वो मुझे कुतरते हुए खेलने लगे। जब उनका जी भर गया तो वे बिलों में छुपकर सो गए। फिर झींगुर उतर आए, जिनकी ताक में छिपकलियां दीवारों से मेरे पास चली आईं। मुझे डर क्यों नहीं लगा इनसे, इनकी गिलगिली भूरी त्वचा से? मैं डरना भूल चुकी हूं, क्योंकि लाश हूं ना। माफ कीजिए, आपको मेरी घिनौनी तकलीफों में क्या रुचि होगी? आप तो मेरी कहानी जानना चाहते होंगे। मेरी कहानी उस दिन शुरू हुई
जिस दिन से धरती की माटी में नमक घुल गया और जंगल तक सड़क पहुंची। मैं तो अब क्या हूं, लेकिन पिघलती बर्फ पर पड़ी इस मेरी लाश का फर्ज है कि यह अपनी टीस आप तक पहुंचाए। मैं आपको नहीं, अपने समाज को सावधान भर करने के लिए नुमाइश में हूं। मेरे बालों में ये केवल कांटे, गोखरू, खरोंचे, चाकू के गोदे हुए गहरे घाव नहीं हैं। मेरी लाश में मेरे जीवन के लिए पूरी लगन और इस संसार में पैर फैलाता विनाश भी धंसा हुआ है। मेरे शब्द तो छाया भर हैं, इनके पीछे का सच कहीं ज्यादा क्रूर, कहीं ज्यादा बर्फीला है। आपको विश्वास नहीं होता ना? आंखों में तिनका मोड़कर फंसा लीजिए और बिना पलक झपकाए अपने चारों तरफ देखिए। बहुत लाशें मिल जाएंगी जंगल में, जिन्हें जानवर ने कम, आदमजात ने ज्यादा नोचा है। मैं नहीं जानती आपकी दुनिया के ढब हमारी दुनिया तक कैसे पहुंचे। जिस्मों पर जबरदस्ती की हमारे यहां जरूरत ही नहीं पड़ती थी। मन से मन मिलते थे तो जिस्मों के लिहाज कितने गैर जरूरी हो जाते थे। हमारी मेहमान नवाजी का ऐसा बेजा फायदा उठाया गया कि चाय के साथ खाए गए हमारे कुरकुरे गुनगुने जिस्म हमारे जंगलों की दुनिया कैसे टुकड़े टुकड़े कर दी। अब ये कटे पेड़ों और नुची लाशों का जंगल भर है। यहाँ पंछी तक नहीं आते। सागौन जंगल की उपज नहीं है, पंछी इन पर घोंसला नहीं बना पाते। हाँ, जंगल का भरपूर ज्ञान है मुझे। मैं पक्की भीलनी हूँ। भील परिवार में पैदा हुई, 2 भाइयों और एक बहन के बीच। कभी मेरा भी एक सुंदर नाम था, लीलन। अजीब नाम है ना? हम भील लोग हैं, ऐसे ही नाम रखते हैं। लीलन यानी नीले रंग की आभा। मैं अभी 19 की होकर 20 में लगी ही थी। मेरे पिता भील किसान थे, पर बिना जमीन के। मेरी माँ कत्थे के पेड़ों से छाल उतारती और हर सप्ताह लगने वाली हाट में बेचती थी। हम 4 भाई बहन जिंदा बचे थे। सब होते तो 8 होते। मेरी बहन के 2 ब्याह हुए थे। एक ब्याह हाथ मांगकर हुआ, दूसरे वह जिसके साथ भागी थी। मेरे भाई छोटे थे। स्कूल का मुंह हमारे घर में केवल मैंने देखा। भाइयों का पढ़ने में जी नहीं लगा तो वो माँ के साथ कत्था महुआ बीनने जाने लगे। मुझे आंगनबाड़ी की दीदी के बहुत कहने से राशन कार्ड बनवाने का लालच देकर पंचायत के स्कूल में डाला था। मैं पढ़ाई में काफी होशियार थी। लॉन्ग जंप की जूनियर जिला चैंपियन भी रही। सब कहते थे कि मैं गांव की सबसे होशियार लड़की हूं। मैं 8वीं कक्षा में फर्स्ट आई थी, मगर 9वीं के आगे नहीं पढ़ सकी। मुझे नहीं मालूम मैं सुंदर थी कि नहीं, मगर मेरे काले चेहरे पर जब सूरज पड़ता तो कांसे के लोटे सा चमकता था। मेरी बड़ी काली आंखें सपने देखती थीं। मैं जंगली हिरणी सी चपल थी और ताजा धूप की तरह मेरा शरीर महकता था। मैं बचपन से किताबों में पढ़ी अपने गांव से बाहर की दुनिया देखना चाहती थी। तब जंगल कितने अपने थे। जंगली जानवरों का ही डर दिखाती थी हर माँ, मर्दों का नहीं। अब तो 3 साल की लड़की को भी दिशा मैदान के लिए घर के पिछवाड़े भी अकेले नहीं बिठाते। मैं जब माँ के साथ कत्थे की छाल लेने जाती, जंगल के दूसरी तरफ के शहरों के बारे में पूछती, तो वह बताती शहर कैसे होते हैं। जब बाबा की पीठ में फोड़ा हुआ था तब वे दोनों शहर गए थे चीरा लगवाने। मैं कितनी बार चोरी से जड़ी बूटियों से भरपूर जंगली घाटी तक चली जाती थी, जहां से शहर जाने वाली सड़क 1 कोस दूर थी। वहां धूप सेंकती अलसाई बकरियां मिमी आती और चट्टानों पर नदी किनारे के मैदान में लापरवाह से बैठे जवान चरवाहे मुझसे बात करने का बहाना ढूंढते। कोई लोटा भर दूध का लालच देता तो कोई जंगली शहतूत थमाता। कोई हाट में मिलने पर कोका कोला पिलाने का वादा करता। मैं उनको देखकर शर्माती हुई, फिसलती हुई सी वहां से निकल जाती। तरुणाई मुझ पर जल्दी आ गई थी। सब मुझे डांटते और टोकते। लीलन तो हमेशा सपनों की दुनिया में डोलती थी। मेरा मन कुछ खोजता था। मेरे मन में एक चेहरा था, धूप का तिनका चबाते उस जवान चरवाहे का, जिसने मुझे कभी कोई लालच नहीं दिया था,
जिसके कान में नीली मुर्गियां थीं और मोटरसाइकिल से बकरियां घेरता चराता था। मेरा मन करता था इस मोटरसाइकिल पर बैठकर शहर जाऊं। चले ओ झुमरी, काली आ आ, वह सीटी बजाता और बकरियों का झुंड उसकी गाड़ी के पीछे चल पड़ता। यही वनराज था जिसके साथ मैं आते फागण में मिली थी, और अगले फागण तो फगौरिया में उसके हाथ से पान खाकर भाग गई थी। वनराज के पास ब्याह में बापू को चुकाने और शादी का खर्चा निपटाने के पैसे नहीं थे, सो सगाई पक्की कर दी माँ बाप ने। वनराज ने वादा किया था कार्तिक में वह 4 दुधारू बकरियां पशु मेले में बेचकर पैसा बना लेगा। मैं खुश थी। मैंने आंगनवाड़ी की नौकरी का फॉर्म भरा था। वनराज ने फॉरेस्ट गार्ड का। फॉर्म भरने में ही हमारे 1000 रुपए लग गए थे। वनराज ने 700 रुपए कहीं से उधार लिए थे। हम दोनों को जंगल से काफी लगाव था। जिस जंगल में हम पहली बार मिले थे, उसी जंगल में एक दिन मैं गायब हो गई। सर्दियों के दिन थे। पास के गांव में मेरे काका के बेटे का ब्याह था। ब्याह के बाद मेरे घर वाले लौट गए। नई दुल्हन के चाव में मैं काका के घर ही रुक गई। वहां मेरे काका की बेटी अंतु के फोन पर वनराज ने फोन करके पूछा कि मैं उसके साथ पास के कस्बे जाकर सिनेमा देखने चलूं। मेरा यह पहला सिनेमा था। पर्दे पर प्यार करते, चमकीले कपड़े पहने सुंदर हीरो हीरोइन मुझे बहुत अच्छे लगे। हम दोनों पिक्चर हॉल के नीले अंधेरे में हाथ पकड़े बैठे रहे। लौटते हुए शाम के 6:30 बज गए थे। लीली, कमर से पकड़ ले मुझे। क्यों? तू तो खुद को फिल्म का सलमान समझ रहा। ना, तुझे कैटरीना समझ रहा। वनराज ने जानबूझकर ब्रेक लगाया और हम दोनों जोर से हंसने लगे थे। लीली, तू तो मेरे लिए सारी दुनिया से ऊपर। तुझसे ब्याह के लिए अपने बाप से लड़ा था मैं, मगर शादी की रकम को लेकर तेरे बाप ने कुछ ज्यादा ही मुंह खोल दिया। मैंने भी तेरे पागलपन में हाँ कर दी। अब कुछ तो करना होगा ताकि हम दोनों के बाप खुश हो जाएं। तेरे बिना अब एक एक दिन मुश्किल है। वनराज, गाड़ी अब तेज ले ले, मेरी माँ राह देख रही होगी। मैं आशंकित थी। जंगल का कच्चा रास्ता था। मोटरसाइकिल ऊबड़ खाबड़ पर उचक कर चल रही थी। मुझे याद है हम जंगल वाले रास्ते से अभी कुछ ही दूर पहुंचे थे कि अचानक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 लड़के हमारी मोटरसाइकिल के आगे पीछे चलने लगे। कुछ देर परेशान करने के बाद उन्होंने हमारी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ियां लगाकर हमें रोक लिया। आगे रास्ते में पथरीले बड़े बड़े टीले थे, जिनके अंदर क्या हो रहा है ये रोड से बिल्कुल भी नजर नहीं आता था। वे हमें टीलों के बीच लाकर माने। वनराज ने उन्हें पहचान लिया। वे बगल के गांव के लोग थे। वे भी वनराज को जानते थे। और वनराज भाई, किधर को सवारी? यह पड़ोसी गांव के पंचायत प्रधान का छोरा था। उसने वनराज को रोक लिया था। बस भाई जी, गांव पहुंचाने जा रहा था इसे। हमारे 700 रुपए तो लौटा दो, 1 महीने के 3 महीने हो गए, कहकर उसने मोटरसाइकिल का हैंडल पकड़ लिया था। एक बकरी ब्याने वाली है भाई जी, जल्दी लौटा दूंगा। अभी जाने दें, रात हो रही है। उस पर जंगल का रास्ता। फटती है क्या? बैठो, आओ महुआ पियो हमारे साथ, हम सब मिलकर छोड़ देंगे। इस बात पर वनराज उखड़ गया, ताव में आ गया। भाई जी जाने दें, देरी हो रही है। महुआ मैं पीता नहीं, देखते नहीं मेरे साथ लीलन है। वनराज, यहां से तो हमारा उधार चुकाकर ही जाओगे, कहकर उसके 5 साथियों ने हमें घेर लिया। हमारे पास बस 200 रुपए थे। मेरे पैर में चांदी की पाजेब, वनराज की कलाई में घड़ी थी। उन्होंने सब ले लिए। एक बदमाश ने मुझे दबोच लिया और यहां वहां दबाने लगा। नरसिंह भाई, बाकी इधर से वसूल लो। छोड़ रफीक, लीलन को छुआ तो ठीक नहीं होगा, भीलों के इलाके से निकल ना सकोगे, कहकर वनराज उस पर झपटा था। वो सारे मिलकर वनराज पर टूट पड़े थे। वनराज कुछ देर उन पर भारी पड़ा, लेकिन नरसिंह ने गुप्ती निकाल ली। वनराज की बुशर्ट चीर दी।
उसकी पीठ की खाल उधड़ गई। वह दर्द से बिलबिला उठा। जाकर रुपया लेकर आ और अपनी लीलन को ले जा, तब तक हम इसका मनोरंजन करते हैं। वनराज को जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बांधकर एक बदमाश मोहन चला गया। वनराज नहीं लौटा, ना ही वह आदमी ही। उन्होंने मेरे कपड़े चींथना शुरू किया और जंगल की तरफ घसीटने लगे। मैं 2 बार खुद को छुड़वाकर भागी थी, मगर जंगल के कांटों और चट्टानों ने मेरा रास्ता रोक दिया। उन्होंने वहीं चट्टान पर मुझे घसीट कर पटका। मेरे सर में तुरंत गोमड़ निकल आया और नजर धुंधला गई। नीचे धूप पर मुझे लात घोंसों से लिटा दिया। मुझ पर बेहोशी तारी हो रही थी। चारों तरफ से मुझे गंदी आवाजें सुनाई दे रही थीं। वो कोई हट्टे कट्टे आदिवासी जिस्म नहीं थे। दुबले, मरियल, हुहुआते, लार चुआते, नपुंसक, महक वाले पसीनों से लथपथ लकड़बग्घे थे, जिन्हें मन से तो शायद ही कोई स्त्री चुनती। मैंने भी घिन से भरकर उन्हें अपनी देह से दूर पटका था, दांतों से काटा था। बस वो संख्या में ज्यादा थे और उनके पास हथियार थे। जब जब मैंने बचाया खुद को, वे गुस्से में भर गए। उन्होंने हथेलियों से मेरा मुंह कुचल दिया, जांघ के बीच लातें मारी। जिसने मेरी छाती पर छुरी चलाई थी, मैंने उसका बौना मगर बलात्कार को आतुर लिंग बुरी तरह खसोट दिया था। लेकिन जब मेरी पहली चीख उठी, आकाश और जंगल के कायर देवताओं ने अपने लोहे के दरवाजे बंद कर लिए थे। हाँ, दर्जन भर चमगादड़ें जरूर फड़फड़ाकर चक्कर काट रही थी, मानो मेरे ऊपर से इन दरिंदों को छिटकाकर अलग करना चाहती हूँ। उनके जिस्म की मरियल भूख में भी दमखम नहीं था। जिस्म की सबल भूख में प्रकृति साथ होती है। यह क्रूरतम संभोग तो दांतों और नाखूनों, चाकुओं, लातों से हो रहा था। यह मानो कोई बदला था हमारी बची हुई पवित्र आदिमता से, जिसे एक बेबस गोश्त में धंसकर लिया जा रहा था। मुझ पर छाए मरियल जिस्मों ने मेरी आत्मा खसोट दी थी, गालियों और मेरी छातियों को दांतों से काटकर। एक हद के बाद मुझ में विरोध की शक्ति चुक गई। बस मैं पीड़ा से पकी जांघ थी, मेरी चिढ़ चुकी योनि थी और उसमें अनगिनत बार धंसते जाते गीदड़ों के अंग थे। कुछ घंटों में मेरा जिस्म एक मांस और मज्जा का खून बहाता लोंदा भर रह गया था। मेरा खून देखकर वो सब भाग गए थे, मगर प्रधान का लड़का लौट कर आया। मेरी लाश की याद में वो बेल और लताएं हैं जिनसे उसने मेरा गला दबाया। मेरी आंखों के गोलक बाहर निकल आए, मगर मैं मरी नहीं। चांद पेंडुलम सा मेरे आगे डोलता रहा, मगर मैं मरी नहीं। उसने एक भारी पत्थर मेरे मुंह पर पटक दिया था। 12 घंटे मैं बेहोश रही। जब जब होश आया, मैं अपनी समूची देह को महसूस तक नहीं कर सकी। जिंदा थी तब तक मैं भी अपने खून से डरी। जिस तरह से वह मुझमें से बहता चला जा रहा था, सारी घास और मेरे नीचे की चट्टान पूरी लाल हो गई थी, मोम जैसे पिघलकर मोमबत्ती में से निकलता है। मैं दर्द से जल रही थी और खून रिस रहा था। मेरी जीभ कटी हुई डरकर तालू से चिपकी थी, मगर मेरी आत्मा कराह रही थी। क्या इनके खेत जिनमें हमारा श्रम लगा है जल नहीं जाएंगे? इनकी औरतों की कोख से लड़कियां गायब हो जाएंगी। इनकी औरतें अब पत्थर जनेंगी। जैसे ही मैं बेहोशी में डूबती, मुझे राहत मिलती, लेकिन मेरी धीमी नाड़ी चलती रही। मैं अपनी सारी चेतना लगाकर दिल की धड़कन सुनती। मेरी थिर आंख, जांघ और चिरी हुई छाती और खोपड़ी से बहते लहू के गाढ़ेपन को लद लद टपकते चुपचाप देखती रही। धूसर लहू जिसका रंग न दिखता। लाश को रंग नहीं दिखते, सब काला सफेद या कि धूसर। मुझे थिर देखकर कुछ मक्खियों ने दूसरी मक्खियों को इशारा किया था। पहले तो वे मुझे देख सन्न रह गईं, फिर वे अपना काम करने लगीं। सफाई और भूख, आपस में मेरी बातें भी कर रही थीं। वे मेरे इस गोश्त में क्रूरता का आतंक फेरोमोन की तरह उनको स्वाद में महसूस हुआ होगा, जिसमें पहले सरेआम नंगा किए जाने का आत्मा खरोंच देने वाला संकोच था।
फिर जिस्म फफेड़ने का संघर्ष, फिर एक बेबस हिरणी का खुद को चीरे जाते देखते चले जाना। वे मक्खियां बहुत न चूस सकी मेरा जमा हुआ लहू, जल्दी ही उड़ गईं। मेरे आसपास की जमीन देसी शराब से जली हुई और खून के धब्बों से सनी थी। उन्हीं जंगली लताओं से मेरा गला दबाया था जिनके महावरी फूल तोड़कर मैं बेड़ी गूंथा करती थी। मेरी चूड़ियों के टुकड़े मेरे ही जिस्म में गड़ रहे थे। जंगल में जहां मेरी चप्पल गिरी थी वहां से सूंघता हुआ सियारों का एक झुंड आया था मेरे पास। तब मैं जिंदा थी। मुझे वो देर तक सूंघते रहे। फिर एक मुखिया मादा आई, मुझे सूंघकर चट्टान तक गई जहां मेरे साथ दरिंदगी हुई थी। फिर वह आसमान की तरफ मुंह करके हु हुआ करने लगी और अचानक सब सियारों का झुंड गर्दन झुकाकर चला गया। एक करैत सांप खामोशी से मुझ पर रेंग कर निकला और उस कुचली हुई घास में फुफकारने लगा। यकीन मानिए, मुझे उन जंगल के वासियों से जरा डर नहीं लगा था। मकड़ियां मुझ पर जाला बुनने लगी थीं। पेड़ पानी टपका रहे थे। जहां मेरे नाखूनों से छाल छिली थी महुए के पेड़ की, वहां से वह आंसू बहा रहा था। मेरा शरीर शिथिल हो रहा था और जंगल की हवा साए साए बैन कर रही थी, जैसे कोई बिछड़ती सहेली हो। मैंने जिंदा रहने के लिए सारी इंद्रियों का जोर लगा लिया था। बेहोशी की काली छाया घेर रही थी। कोई अंधा कुआं था जिसमें मैं गिर रही थी। मेरे जिस्म से बाहर निकलते हुए खून आजादी महसूस कर रहा था। दर्द फीका पड़ रहा था। सांसें सीने के पिंजरे में बंद सुग्गों सी तीलियों से लड़ रही थीं। मेरा दिमाग था कि तब भी चल रहा था। वनराज कहाँ है? पुलिस को लेकर आता होगा। अस्पताल माँ बापू खोजते होंगे। चलूं उठकर वहां पड़ी चप्पल पहनकर। पहचानती हूँ चेहरे इंस्पेक्टर साहब। वो जोगसर गांव के नरसिंह मुन्ना रफीक और मेरे ही गांव का हरामी जयशंकर था, जो सबसे आखिर में मेरे ऊपर आया था और मेरी आंखें फट गई थीं। उसको भाई जी कहती थी मैं। दो और थे, सामने आने पर पहचान लूंगी। मैं रात भर वहां बियाबान में पड़ी रही। कोई नहीं लौटा। दूसरे दिन भी तब तक मुझ पर निगाह नहीं गई किसी की, जब तक वहां चीलें नहीं मंडराने लगीं। दोपहर के आसपास मेरे नंगी लाश में तब्दील हो वहां पड़े होने की खबर आसपास के इलाकों में फैल गई। दिन भर एक दूरी से पैंट बुशर्ट वाले लड़कों मर्दों की एक छोटी सी भीड़ आ आकर जमा होती रही। मोबाइल फोनों से वे मेरी नंगी लाश के फोटो लेते। औरतों को साहस न हुआ निकट आने का। वे दूर घूंघटों में की ध्वनि निकालती रहीं। उस रात भी पुलिस नहीं आई। मेरी लाश जंगल की निगहबानी में पड़ी रही। किसी बूढ़े ने एक मटमैला साफा ओढ़ा दिया था। जाने मुझे क्यों लगा था कि उस आती जाती भीड़ में एक चेहरा वनराज का था। पुलिस थाने में भी एक काले पॉलीथिन में बंद रही 2 दिन मेरी लाश। लोगों को खबर दी कि पहचान कर लें। कोई नहीं आया। एक सनकी बूढ़ी 2 बार आकर मुझे पहचानने की कोशिश कर गई। वह हाथ में गोदना खोजती थी, सुमन नाम का, मगर मैं तो लीलन थी। मुझे अपने घर वालों के आने तक काले पॉलीथिन में बंद रहना था। उसके बाद मैं पोस्टमार्टम घर में पहुंचा दी गई। वहां भी मेरी लाश ने 2 दिन डॉक्टर और घर वालों का इंतजार किया। उस सुरंग नुमा अंधेरे कमरे की पीली रोशनी में मैं उन आकृतियों को पहचान गई थी। घूंघट में माँ थी और बाबा ही थे जो देख न सके थे बेटी का चेहरा। माँ, तुम कैसे कह सकी कि नहीं, यह लाश तुम्हारी बेटी की नहीं? नाराज हो कि मैं कहकर नहीं गई वनराज के साथ शहर जाने की बात? मुझे क्या पता था, वरना तुमसे कहकर जाती कि शाम ढलने तक न लौटूं तो जंगल में खोजने आ जाना। माना सब विकृत हो गया था, मुंह पत्थर से कुचल दिया था। 6 दिनों में मुझको फफूंद की एक परत ने ढक दिया था। मेरे दांत टूट गए थे
और होंठ भीतर धंस गए थे। नाक तो बची ही नहीं थी, एक हाथ की उंगलियां काट दी थी, मगर दाहिनी बाजू पर बना मोर का गोदना तो सुरक्षित था। वह तुम्हें नहीं दिखा? गोदने के ऊपर तुम्हारे अपने हाथों का बांधा ताबीज भी नहीं दिखा, जो तुमने बलाओं को मुझसे दूर रखने को बांधा था? और वह अंगूठे वाली चप्पल जो मैं तुम्हारी ही पहनकर चली गई थी, वह तो बहुत दिन वहां जंगल में मेरी लाश के पास पड़ी रही थी। मेरे यहां आने से पहले रोज एक भीड़ मुझे देखने आती थी और हर कोई फुसफुसाता था, लीलन है, धापू की बेटी। और मां, तुमने सचमुच मुझे नहीं पहचाना? ठीक ही तो है, लाश किसी की बेटी नहीं होती, उसके बेटी प्राण तो फड़फड़ाकर उड़ जाते हैं। मिट्टी के लोंदे से बिगड़ गई देह किसकी बेटी? मैं समझ सकती हूं, तुम भी तो भीतर लाश ही हो गई थी जब तुम मना कर रही थी पहचानने से। जानती हो, तुमने ना में गर्दन हिलाई तो डर और दर्द से काली पड़ी मेरी यह लाश चिहुक गई थी। कोटर में धंसी आंखें उचक कर बाहर आने को हुई थी। भुजा के ताबीज के नीचे मोर ने पंख फड़फड़ाए थे। मां, रुको तो। मगर तुम बापू का हाथ पकड़ एक सिसकारी भर पलट गईं। और बाबा, तुम जिनके खेतों की बटाई करते थे, उस मालिक के लड़के जयशंकर के उन 5 लड़कों में शामिल होने की बात तुमको किसने बताई? बाहर ले जाकर पुलिस वाला तुमसे क्या कहता था? क्या तुमने मुझे ना पहचान कर मामला ही सुलटा दिया क्या? और वनराज, तुम कहां गए? तुम क्यों नहीं आए शिनाख्त को? मेले ठेलों में मुझे देखने वाले तक को देख मुझ पर ताव दिखाने वाले मेरे गबरू, तुम तो कहते थे लीलन, सही नाम रखा तेरे माँ बाप ने। तेरी लीला ही निराली है। अब पैसा क्या, जान देकर भी तेरे बाप को रकम चुकाकर लगन करूंगा। जब वो शैतानों के जने मुझ पर टूट टूट कर गिर रहे थे, मेरी सारी इंद्रियां तुम्हारी तरफ थीं। मोटरसाइकिल की आवाज आई तो मैंने सोचा तुम आते हो मुझे बचाने, मगर वह धीरे धीरे दूर चली गई। मैंने दर्द से लड़ना नहीं छोड़ा था, मगर इस दुख ने मुझे निढाल कर दिया। जबकि असल लड़ाई तुम्हारी थी उन छोरों से। मैं तो लड़ाई का मैदान बन गई और तुम पीठ मोड़कर चले गए। धीरे धीरे मेरा धड़कता दिल पत्थर में बदल गया। अगली रात मैंने जिस पल आखिरी सांस ली, उस पल मुझे किसी की नहीं, बस मेरे हाथ से ही रोटी खाने वाले पालतू कुत्ते लालू की याद आई। वह होता तो वह मुझे हर हाल में बचा लेता। उसकी याद में मेरे आंसू ढुलक गए और मेरी आत्मा चीखती हुई मेरे जिस्म से भागी थी, जैसे किसी आग लगे जंगल से कोई वन बिलाव भागे। आत्मा हांफती हुई जिस ऊंचे पेड़ पर रपटी, उसकी डालियों से हजारों पक्षी चीखते हुए जाग कर उड़े। आसमान की सैर के बाद चांद लौट रहा था। अब तो मेरी भगौड़ी आत्मा भी मेरी शिनाख्त के लिए यहां नहीं है। उसने दर्द के 7 दरिया पार कर लिए हैं। मुझे नहीं लगता वह अब कभी लौटेगी इस बार। मुझे कोई लेने नहीं आया। मेरे चिथड़ों को पुलिस ने रख लिया। बाल, खून, नाखून, मेरी जांघ में लिथड़ी चिपचिपाहट जिसे रुई में लपेट कर ले गई थी पुलिस, वह बाद में पोस्टमार्टम के इसी कमरे में कचरे के डिब्बे में पड़ी थी, जिसे गंदे खजरेले कुत्ते ने बिखेर दिया था। कभी मुझे कोई बताएगा कि उन हरामियों का क्या हुआ? अब मैं मेडिकल कॉलेज के पहले साल के बच्चों की टेबल पर हूं। इनमें से किसी को मेरी कहानी नहीं जाननी। ये मेरी धनुष जैसी हो चुकी पीठ पर हंस रहे हैं। मेरी कटी छाती इनके लिए कौतुक। इनमें से उस शैतान से लड़के ने मेरे बाएं हाथ की कई जगह से टूटी हड्डी वाले हाथ को मेरी कमर पर लगा दिया है। ऐसा लग रहा है मैं नाच रही हूं। क्या मैंने आपको बताया कि मैं मांदल पर सहेलियों के साथ टिमली नाचती थी? सारे लड़के लड़कियां हंस रहे हैं। मैं भी ठहाका मारकर हंसना चाहती हूँ।
मगर मेरे खोखले हो चुके पिंजर में से कोई आवाज नहीं निकलती। बस एक लड़की उन सब पर गुस्सा होती है। मेरे डॉक्टर पापा कहते हैं लाश का अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान? मेरे पिंजर में कहीं दुबकी हंसी निकल आती है। मेरी लाश हंस रही है। एक हल्की हवा के साथ दांत खुल गए हैं। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।